Good afternoon, everybody. Good afternoon. चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। मुझे एक बार याद दिला दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली थी ना? Yes, sir, करा दी थी। ओके, सो लेट मी मेक यू रिवाइज द थिंग्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था। एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा दूं। आप लोगों को पता है कि हमारा जो प्रेजेंटली चैप्टर चल रहा है दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एंड विद इन दिस चैप्टर हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन से स्टार्ट करा था एंड हमने 4 हेडिंग्स के अंदर, 4 कैटेगरीज के अंदर हमने प्रिपरेशन स्टडी करी। द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन वाज बाय डायरेक्ट हैलोजन ऑफ एल्केन्स, वो मैं ऑलरेडी आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। एल्केन्स को जब भी हम यूवी लाइट की प्रेजेंस में किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है एंड दैट डायरेक्टली लीड्स टू अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में दूसरी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी थी। द सेकंड प्रिपरेशन वाज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से थी दूसरी प्रिपरेशन। एल्कीन्स के ऊपर जब हम हैलोजन एसिड्स का एडिशन करते हैं तो एल्कीन्स अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ दैट हैलोजन एसिड एंड दे डायरेक्टली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस करा था कि एल्कीन दो टाइप के होते हैं, द सिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। एक सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर जब भी आप HX का एडिशन करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट ओनली वन पॉसिबल प्रोडक्ट, लेकिन जब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर किसी भी HX का एडिशन करा जाता है तो एडिशन की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपके एडेंडम का H किस कार्बन पे जाएगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन द मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड according to the Markovnikov's rule. Markovnikov's rule simply states that whenever the addition over an unsymmetrical alkene is possible in two ways, then the hydrogen atom of the addendum will go over that carbon which already contain more number of hydrogen atoms. That means rich becomes richer. और मैंने आप लोगों को इस मार्कोनिकॉफ एडिशन के पीछे लॉजिक क्या होता है, क्या रीजन होता है, इसका एक मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर दिया था एंड आई होप आप सब लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म में हमने ये फाइंड आउट करा कि एडेंडम का जो H है वो रिचर वाले कार्बन एटम के पास इसलिए जाता है क्योंकि जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, अगर उसी पे H जाएगा तो एक मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन कम वाले पे चला जाता तो एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता। सो बिकॉज कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी करवाया था लास्ट क्लास में। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर हमें किसी भी एल्कीन के ऊपर करनी है तो द रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, एंड वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इज बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड के केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। वो मैकेनिज्म इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं ओरली रिवाइज करवा दूं, बट आप मेरे को खुद ही बता दीजिए कि मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया था? Yes, sir. उसके बाद एल्कीन्स के बाद हमने तीसरी प्रिपरेशन देखी थी फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के अंदर हमने 3 पार्ट्स डिस्कस करे थे। द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन वाज बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद PCl3 एंड PCl5। PCl3 और PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये OH के बदले Cl लगा देते हैं। तो अगर आप अल्कोहल को PCl3 से रिएक्ट करवाते हैं तो 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ PCl3। आपको OH के बदले Cl लगा हुआ मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड अलोंग विद द साइड प्रोडक्ट H3PO3। और अगर आप PCl5 लेते हैं तो 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होता है। मैंने आपको ये बताया था कि अनलाइक PCl3 एंड PCl5, अगर हम इस रिएक्शन में फास्फोरस के ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स यूज करना चाहें तो वो आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे लैब में। दे हैव टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड विद इन C2। उन्हें उसी वक्त C2 में बनाना पड़ता है। सो अब मैं यहाँ पे छोटी सी चीज पूछता हूँ आप लोगों से। ओम कॉल, ओम आप बताइए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ C2? डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ C2? ओम, जतिन आप बताइए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ C2? To prepare something in C2 means what?
I don't know, sir. जतिन माइक ऑन रखिए. Yes, sir. जतिन, कैन यू टेल मी व्हाई यू डोंट नो? आप रिवाइज नहीं करते पिछली क्लास का? सर लास्ट क्लास का रिवाइज नहीं किया था. क्यों नहीं करा? क्या ये सिर्फ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पिछली क्लास का आपको 10 मिनट रिवाइज करवाऊं? आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आगे से जतिन मैं हर क्लास में कोशिश करूंगा कि आपसे पूछूं पिछली क्लास का, और आपको रिवाइज करना है उसे पॉजिटिवली. ठीक है? ऑर्गेनिक को Okay, sir. लाइटली मत लीजिए. आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनिक को लाइटली मत लीजिए. मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर योर अवेयरनेस लेट मी टेल यू कि आपके ऑर्गेनिक के जो 4 चैप्टर्स है ना, चारों में मिलाकर कलेक्टिवली कम से कम 350 रिएक्शंस हैं दैट नीड्स टू बी लर्न. ठीक है? एंड एज इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एज, अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये याद रखिएगा, उन 350 रिएक्शंस में से कम 300 रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स आपको करवाए जाएंगे. ठीक है? सो देयर इज अ लॉट टू स्टडी फ्रॉम, स्पेशली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. एकेडमिकली तो आपको सिर्फ रिएक्शन करनी है और मुश्किल से 15-20 मैकेनिज्म्स करने हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स करने हैं, और एक दिन में बैठ के नहीं कर पाओगे आप ये 350 रिएक्शन. दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस, दिस हैज टू बी अ सस्टेनेबल एफर्ट, जो आपको बहुत लंबे टाइम में बहुत प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा. डेली रिवाइज करनी पड़ेगी चीजें. इवन सिर्फ रिवाइज ही नहीं करनी पड़ेगी, आपको जब आप खाना खाते हो उस वक्त भी आपके माइंड में चल रहा होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था. जब आप लेटते हो बेड पे तब भी आपके माइंड में चल रहा होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था. तो इस तरह के कॉन्टिन्यूअस रिविजन्स की जरूरत पड़ेगी आपको, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे. ऑर्गेनिक को इतना इजी मत लीजिए. 11th में तो बहुत 10% ऑर्गेनिक थी, 12th में बहुत वास्ट ऑर्गेनिक है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़नी है. सो कैन एनीबॉडी टेल मी? आयुष पवार, आप बताइए C2 का मतलब. कभी ऐसा नहीं होता आपके बैच में कि मैं पूछूं और एक बार में आंसर आ जाए. 4-5 बार मुझे बोलना ही पड़ता है. आशी, आप बताइए. Sir, C2 means to prepare something within same reaction mixture. When something is very unstable, when some reagents are very unstable, और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम उन्हें एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर सकें, तो such highly unstable reagents have to be prepared within the same reaction mixture where they are supposed to be used. जैसे इस केस में हमें फास्फोरस के ब्रोमाइड्स और फास्फोरस के आयोडाइड्स अगर हमें चाहिए, तो हम इसे किसी दूसरे कंटेनर में दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी नहीं बनाएंगे. हम डायरेक्टली उसी टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमें अल्कोहल के साथ उसे रिएक्ट करवाना है. By taking the mixture of phosphorus and bromine, या phosphorus और iodine का मिक्सचर लेंगे, वो आपस में पहले रिएक्ट करके Pi3 या Pi5 बनाएंगे और इमीडिएटली अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे. और वो अनस्टेबल क्यों होते हैं? They are unstable because of the bigger size of halogen. Phosphorus iodine bond and phosphorus bromide bond are too large in size. ठीक है? बॉन्ड बड़े होते हैं और वीकर होते हैं, आराम से टूट जाते हैं. तो ये याद रखिएगा, क्लोराइड्स ही ऐसे, फास्फोरस के क्लोराइड ही ऐसे रिएजेंट हैं जो लैब में स्टोर करके रखे जा सकते हैं, लेकिन फास्फोरस के आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स आर नॉट द लैब रिएजेंट्स, दे हैव टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड. इसके अलावा मैंने दूसरी प्रिपरेशन अल्कोहल से आपको करवाई थी कि अल्कोहल्स को जब हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HX के साथ, तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होती है या डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस की जरूरत होती है अलग-अलग HX के केस में. ठीक है? अगर हम किसी भी अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इन केस ऑफ HCl we require anhydrous ZnCl2. ZnCl2 लिख लो या anhydrous लिख लो, एक ही बात है. ZnCl2 is a dehydrating agent. लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये ZnCl2 भी HCl के केस में सिर्फ तब लेंगे आप जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं. अगर आप टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको ZnCl2 भी लेने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा हीटिंग कर देंगे, थोड़ी सी वार्मिंग कर देंगे सॉल्यूशन की. टर्शियरी अल्कोहल खुद ही इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो बिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट के भी रिएक्ट कर जाएंगे. अगर आप HBr लेते हैं तो आपको कांस्टेंट बॉइलिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं. और HI के साथ किसी भी रिएक्शन में आपको सिर्फ हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट अलग से नहीं लेना पड़ता. ये बात आपको समझ में आई? याद है आपको जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सुनकर स्मूथली समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब हमने पढ़ा था? आप में से काफी लोगों को तो मतलब सुन के ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ये भी पढ़ा था, नई नई सी चीज. देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है? अब एक और चीज सुनिए. The best preparation from alcohols was by treating alcohols with thionyl chloride.
SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड भी एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है और उसका भी काम होता है OH के बदले Cl लगा देता है। तो जब भी हम किसी अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, so the OH is substituted by Cl and this is considered as the best preparation for alkyl chloride because the other side products HCl as well as SO2 दोनों being gaseous in nature वो आराम से escape out हो जाते हैं, तो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में अल्काइल क्लोराइड्स मिलते हैं। इसके अलावा लास्ट प्रिपरेशन मैंने करी थी फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज वाली प्रिपरेशन स्पेशली आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स के लिए बनाई गई। आपको पता है आयोडिनेशन और ब्रोमिनेशन में ड्रॉबैक्स होते हैं। आयोडिनेशन जनरली स्लो होता है और ब्रोमिनेशन जो फ्लोरिनेशन होता है वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है। तो फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स हम कभी डायरेक्टली किसी और रिएजेंट से नहीं बनाते, हम एक बने बनाए एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स। तो आयोडाइड्स बनाने के लिए आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाया था। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप किसी भी एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में आप देखेंगे कोई भी दूसरा हैलोजन हट जाएगा और बदले में आई लग जाएगा। अब नाउ इन दिस केस शशांक सिसोदिया, आप मुझे बताइए कि एसीटोन का रोल क्या होता था इस रिएक्शन में। शशांक सिंह बोलिए। शशांक माइक तो ऑन कर लीजिए कम से कम। संस्कृति आप बताइए, आप भी बहुत इरेगुलर रहते हो क्लासेस में। संस्कृति आप बताओ। आप में से काफी लोगों का माइक ऑन तो होता है, रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे ऑन होता हुआ, लेकिन कोई आवाज नहीं आती उसमें से। संस्कृति यू आर नॉट ऑडिबल। अनन्या सिंह आप बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसीटोन इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। मृणालिनी आप बताइए। Sir, acetone is used as a solvent, so it precipitates the NaX. Yes, sir. सही कहा आपने। ऑन द प्रोडक्ट साइड जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं NaBr और NaCl, they being insoluble in acetone gets precipitated easily and they can be filtered off। ठीक है, बेसिकली हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है प्लस NaX मिल रहा है। अब इन दोनों को सेपरेट करना इजी हो जाता है अगर हम एसीटोन एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि एसीटोन के अंदर insoluble होता है, NaX insoluble होता है, and being insoluble it precipitates down, that can be filtered off easily. So acetone is a low boiling solvent, boiling point भी कम होता है, at the end of the reaction we can easily separate it out by evaporation, तो इसलिए एसीटोन यहाँ पे यूज करा जाता है। इसके अलावा मैंने लास्ट प्रिपरेशन आपको करवाई थी स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली फॉर फ्लोराइड्स। यहाँ पे हम किसी भी अल्काइल ब्रोमाइड, क्लोराइड एज वेल एज आयोडाइड को बहुत सारे रिएजेंट्स हमारे पास फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे सिल्वर फ्लोराइड होता है, एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। इनमें से किसी से भी रिएक्ट करवा देंगे तो दूसरा हैलोजन हट जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रिपरेशन, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। So these were the preparations। बताइए, मैंने सारी प्रिपरेशंस आपको रिवाइज करवा दी, समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? एक डाउट। यस, बोलिए बोलिए, किसको एक एक करके। निखिल पहले आप बोलो। सर आपने बोल रहे थे कि इसमें लीच-एटर्जी प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है। सर वो तो जब एक्टिवेट होगा ना जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, पर सर ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं है। नहीं, रिवर्सिबल है। हर रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, when they are carried out in a solvent, तो ये रिवर्सिबल नेचर के ही होती हैं, लेकिन हम जनरली रिएक्शन लिखते वक्त हम वो इक्विलिब्रियम का साइन बनाते नहीं। ठीक है, वी आर नॉट ड्राइंग द इक्विलिब्रियम साइन, क्योंकि वो इस प्रिपरेशन के केस में रेलेवेंट नहीं। डबल साइडेड एरो निखिल हम तब दिखाते हैं जब उसकी कोई रेलेवेंस होती है उस चैप्टर के उस जैसे आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, सो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको दिखाना पड़ेगा कि डबल साइडेड एरो है, बिकॉज यू आर स्टडीइंग अबाउट द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारा पर्पस इक्विलिब्रियम स्टडी करना नहीं है, यहाँ पे तो वी आर जस्ट मेकिंग अ प्रोडक्ट। हमारा पर्पस है प्रोडक्ट बनाना, वो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसी पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं।
but still याद रखिए this reaction has attained an equilibrium. This reaction has a property to attain an equilibrium. इसलिए इस रिएक्शन में लीस्टरडे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है. बिल्कुल सही कहा आपने, लीस्टरडे प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन पे एप्लीकेबल होता है, एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. ओके सर. एनीबॉडी एल्स, कोई और भी कुछ पूछ रहा था? यही क्वेश्चन था मेरा भी. चलिए ठीक है, एनीबॉडी एल्स? No. चलिए देखिए अब हम, हाँ बोलिए. सर जब हम अल्कोहल्स को हैलोजन एसिड्स में ट्रीट करते हैं तो फिर जो सर हम बॉइलिंग और जो हीटिंग वाला प्रोसेस है वो तो सिर्फ टर्शरी के साथ ही करते हैं ना? टर्शरी के साथ बॉइलिंग नहीं करनी, टर्शरी के साथ सिर्फ हीटिंग करनी है, वो भी जब आप HCl ले रहे हो, इन केस ऑफ HCl, ठीक है. अदरवाइज अगर आप HBr ले रहे हो तो आप चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई सा भी अल्कोहल लो, HBr के केस में तो आपको बॉइलिंग करनी ही करनी पड़ेगी या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO को लेना ही पड़ेगा. इसी तरह से HI के साथ भी आप चाहे कोई सा भी अल्कोहल लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, HI के साथ भी वार्मिंग करनी पड़ेगी. सिर्फ HCl के केस में मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स तो ZnCl2 रिक्वायर करेंगे, लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल विद HCl यूज कर रहे हो तो आपको ZnCl2 की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी वार्मिंग कर दीजिए. ओके सर. ठीक है, यस. 1 मिनट वेट करिए बस. यस, तो चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया था सीक्वेंस कि हम सबसे पहले प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज. तो प्रिपरेशंस हमने कर ली, अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हमारा जो फोकस रहेगा, एक तो सॉल्युबिलिटी पे रहेगा कि ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते, और दूसरा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे. लेकिन बिसाइड्स डिस्कसिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी, एक जनरल नेचर में आपको इनके बारे में बता दूं कि मोस्ट ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, ज्यादातर जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में, व्हेन दे आर प्योर, वो कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं. दे एग्जिस्ट एज कलरलेस गैसेस और कलरलेस लिक्विड्स. ठीक है, जो बहुत छोटे मेंबर्स होते हैं मिथाइल एंड इथाइल वाले, वो तो कलरलेस गैसेस होते हैं, और जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, तो वो कलरलेस लिक्विड्स या कलरलेस सॉलिड्स होते जाएंगे प्योरेस्ट फॉर्म में. ठीक है, लेकिन कुछ अल्काइल हैलाइड ऐसे होते हैं, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट, तो वो एक कलर डेवलप कर लेते हैं. तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको रटनी है, बस यू हैव टू लर्न. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट बिना कोई हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज बस हेडिंग डाली रहनी चाहिए, और इसी के नीचे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए. लिख बोल रहा हूं, द एल्काइल हैलाइड्स इन देयर प्योर फॉर्म, the alkyl halides in their pure form exist as colorless compounds with a slightly sweet smell. Colorless compounds with a slightly sweet smell. फर्दर लिखे नेक्स्ट लाइन में. सर एक बार हाँ बोलिए सर, कंपाउंड्स विदा के बाद रिपीट कर दीजिए. with a slightly sweet smell. Slightly sweet smell. Okay. Further लिखिए, the lower members like methyl and ethyl halides. The lower members like methyl and ethyl halides. Like methyl and ethyl halides are colorless gases. सर द लोअर के बाद क्या बोला आपने? The lower members like methyl and ethyl halides are colorless gases, while the higher members are
लिक्विड्स और सॉलिड्स? ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जनरली चांसेस हैं कि कुछ पूछा भी नहीं जाए आपसे इससे रिलेटेड। अब आते हैं पहली मेन प्रॉपर्टी पे, बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वीडियो तो मेरी लैग हो रही है बीच बीच में, मुझे नजर आ रहा है। क्या मेरा ऑडियो भी लैग हो रहा है? नो या आपको ऑडियो क्लियर है? सर, ऑडियो ऑडियो क्लियर। चलिए ऑडियो क्लियर होना चाहिए मेनली। देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है और हमें कैसे पता चलता है कि एक गिवन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दूं और आप उसे रट लो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली है क्या, बॉइलिंग का मतलब क्या है, बॉइलिंग में हम करते क्या है, और बॉइलिंग डिपेंड किस चीज पे करती है, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है। So, anything about the boiling point? Can anybody tell me something? Nikhil. Sir, temperature and atmospheric pressure. अनिया, आप क्या कह रहे हैं बताइए? Sir, chain length and branching. चेन लेंथ एंड ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है। देखिए मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये मान लीजिए मैं अल्काइल हैलाइड पढ़ रहा हूँ, मैं अल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा हूँ आपको, और हम ये कह रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो हाई से हम क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग कि अल्काइल हैलाइड आर हाई बॉइलिंग? इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मान लीजिए मैं आपको एक लाइन लिखवा दूं कि अल्काइल हैलाइड्स आर हाई बॉइलिंग कंपाउंड्स, तो क्या मतलब समझोगे आप इसका? सर उनके बॉन्ड सर उनके स्ट्रॉन्ग। बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी बॉन्ड्स ब्रेक होने में टाइम लगता है। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अब फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है। अंशिका, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा। अंशिका मुझे ये बताओ, अंशिका स्पेशली दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एंड इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, बट जस्ट रेज योर हैंड। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मैं पूरा ही बना देता हूँ, CH3 CH3 CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अंशिका पहले आप बताइए कि इन इथेन, इथीन और इथाइन में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अंशिका, यू नॉट ऑडिबल। सर इथीन। इथीन, ये बीच वाला इथीन बोल रहे हो अंशिका? सर आई सेड इथेन। इथेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्यों? रीजन बताओ। सर क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और मुझे बता सकता है कि इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऋषभ, आप बता सकते हो? ऋषभ रावत। सर इथेन का ज्यादा होगा क्योंकि वो सैचुरेटेड है, और सर उसके सर उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा और वो सैचुरेटेड है। इंटरमॉलिक्यूलर, देखो सबसे पहले तो सैचुरेटेड से कोई लेना देना नहीं है बॉइलिंग और मेल्टिंग का। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हैज नथिंग टू डील विद द बॉइलिंग पॉइंट। और आपने दूसरी चीज क्या बोली थी? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ, वो बताइए कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं? सर वैन डर वाल्स फोर्सेस। ओके गुड, ये बिल्कुल ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्सेस इसमें ज्यादा होंगी, और आपको मालूम है क्यों ज्यादा होंगे ऋषभ वैन डर वाल्स फोर्सेस इसमें? सर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड से कुछ लेने देना नहीं है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इट हैज अ लार्जर सरफेस एरिया। इसमें 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसमें, ठीक है? बल्कियर मॉलिक्यूल होगा ये ज्यादा। बल्कियर मॉलिक्यूल्स मींस मोर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया के साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती है। ये क्वेश्चन अंशिका मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आपने बोला कि अल्काइल हैलाइड हाई बॉइलिंग इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं और बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है।
ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बॉइलिंग के वक्त वी आर नॉट सपोज टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स। बॉइलिंग के वक्त हम बॉन्ड्स नहीं तोड़ते, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। सबको मालूम है ये बात? किसको नहीं मालूम कि बॉइलिंग के वक्त हम बॉन्ड्स नहीं तोड़ते? ये मालूम है ना सबको? यस निखिल, कोई डाउट है? यस सर। सर वो आपने बोलते कि जो वीक वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस एरिया की या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा वैन वॉल फोर्सेस। ओके सर। ठीक है। जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, वैन वॉल फोर्सेस भी बढ़ती है। वैन वॉल फोर्सेस बढ़ने के साथ साथ फिजिकल स्टेट भी इंटेंस होती जाती है, चीजें सॉलिडिफाइड होने लगती हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट कि हमें जब हम किसी चीज को बॉइल करते हैं तो बॉइलिंग के वक्त वी आर नॉट सपोज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अगर मैं इथाइन को बॉइल कर रहा हूं तो मुझे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड नहीं तोड़ना। इनफैक्ट मुझे इथाइन को बॉइल करते वक्त क्या करना है कि एक इथाइन के मॉलिक्यूल को दूसरे इथाइन के मॉलिक्यूल से दूर करना है। इथाइन 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 के वेरियस मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, और मैं उसे बॉइल करना चाहता हूं। तो बॉइल करते वक्त मुझे एक इथाइन को दूसरे इथाइन से दूर करना है, और अगर एक इथाइन को दूसरे इथाइन से दूर करना है तो आई नीड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आई एम नॉट सपोज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, मुझे बॉन्ड नहीं तोड़ने, मुझे फोर्सेस तोड़नी है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से दूर करना है। ठीक है, तो बॉन्ड्स पे तो डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आती हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर मैं ये बोलता हूं कि अल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो उससे क्या मतलब है। देखो आप समझो इसे, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर द रिलेटिव प्रॉपर्टीज। अगर मैं हाई बोल रहा हूं तो मैं किस चीज से हाई बोल रहा हूं? क्या मैं सबसे ज्यादा हाई बोल रहा हूं? एवरी अदर कंपाउंड। अगर मैं बोलता हूं अल्काइल हैलाइड हाई बॉइलिंग कंपाउंड्स होते हैं तो क्या बाकी सबसे हाई बॉइलिंग होती है, या किसी चीज के कंपैरिजन में मैं हाई बोलूं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हाई का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर मेरे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्या श्रेया दोबारा बोलो। सर मैं कह रही रिलेटिव, उस जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस चीज में वो हाई होता है। किस चीज से? मतलब अगर मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि अल्काइल हैलाइड्स आर हाई बॉइलिंग कंपाउंड, तो मैं किस चीज से कंपेयर कर रहा हूं? सर बाकी सारे हाइड्रोकार्बन से। बाकी सारे से नहीं, उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल को उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करा जाता है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब उतने ही चेन लेंथ वाला एल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3CH2Br, मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट को इसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करूंगा, और इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है इथेन। ठीक है, 2 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड को मैं 2 कार्बन वाले एल्केन से कंपेयर करूंगा, क्योंकि एल्केन से ही तो बनाया गया ये। एल्केन में से एक H हटा के और यहाँ पे Br लगा दिया गया। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को जनरली उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करा जाता है जनरली। वैसे करने को तो हम किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, आपसे अल्कोहल से भी पूछा जा सकता है, अल्काइल हैलाइड किसी भी चीज से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर कोई कंपैरिजन ना किया जाए, मान लीजिए आपसे सिंपली वेगली पूछ लिया जाए कि बताइए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है, और किसी से कंपेयर करने को ना कहा जाए, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी बॉइलिंग पॉइंट्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अल्काइल हैलाइड के, वो उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करने और किसी से कंपेयर नहीं करने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? अब दूसरी चीज की बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस चीज पे करता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, की मॉलिक्यूल 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 आपस में कितना टाइटली पैक्ड है। आपको पता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसी के बराबर में एक और RX आ जाता है, वो भी पोलर है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। और जब 2 अल्काइल हैलाइड पास पास आते हैं तो इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, एंड दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड अ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये तो आपको दिख रहा है कि अल्काइल हैलाइड अगर पोलर मॉलिक्यूल हैं तो आपस में जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस के थ्रू बाइंडेड होंगे। लेकिन अब आप इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन को देखिए। अगर मैं RX को किसी भी एल्केन से कंपेयर करता हूं, उसके पेरेंट एल्केन से स्पेशली, तो एल्केन्स तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें तो कोई चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है।
तो इनमें कोई डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस तो होंगे नहीं, इनमें होंगी वैन डर वाल्स फोर्सेस, और वैन डर वाल्स फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होती है। तो क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस, इसलिए अल्काइल हैलाइड्स आर ऑलवेज हायर बॉइलिंग देन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अल्काइल हैलाइड अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से हायर बॉइलिंग हमेशा होंगे। मिथाइल हैलाइड मीथेन से हायर होगा, इथाइल हैलाइड इथेन से हायर होगा, प्रोपाइल हैलाइड प्रोपेन से हायर होगा। ये बात समझ में आई आपको मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब पहले तो इतना लिखिए, पहले बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग डालिए और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर लिखिए सिंस अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, सिंस अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, alkyl halides are polar molecules, therefore they are held together, therefore they are held together, they are held together through dipole dipole interactions, they are held together through dipole dipole interactions, and hence they are higher boiling, and hence they are higher boiling, they are higher boiling than their parent hydrocarbons, than their parent hydrocarbons, they are higher boiling than their parent hydrocarbons, which being non-polar, which being non-polar are held together, are held together, which being non-polar are held together through, held together through the weak van der Waals forces, weak van der Waals forces, held together through the weak van der Waals forces. लिखा और आपने समझा भी, जो आपने लिखा उस पर ध्यान दिया, क्या लिखा है समझ में आया? यस यस सर। बिसाइड्स दिस ये भी याद रखिए कि अगर हम सेम एल्काइल ग्रुप सेम चेन लेंथ पे अलग अलग हैलोजन लगा दें, सेम चेन लेंथ बट डिफरेंट हैलोजन्स, तो फिर उन एल्काइल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन क्या आएगा? देखो फॉर एग्जांपल दो चीजें देखिए, दो वेरिएशंस मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बोर्ड पे फोकस करिए। अगर हम सेम हैलोजन तो रखें सेम और चेन लेंथ बढ़ाते जाएं, एक मिथाइल ब्रोमाइड ले लें, एक इथाइल ब्रोमाइड ले लें, एक प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लें, अगर हम सेम चेन लेंथ सेम हैलोजन के साथ चेन लेंथ बढ़ाते जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या वेरिएशन आएगा मालूम है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा चेन लेंथ बढ़ने के साथ या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट विल ग्रेजुअली इंक्रीज बिकॉज जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होगी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होगी। और वैन डर वाल फोर्सेस सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, मास पे भी डिपेंड करती है। मास भी बढ़ेगा, ठीक है, चेन लेंथ के साथ सरफेस एरिया एज वेल एज मास दोनों बढ़ेंगे तो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगी, वैन डर वाल फोर्स बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो फॉर द सेम हैलोजन आप कह सकते हैं फॉर द सेम हैलोजन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन चेन लेंथ ड्यू टू द इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेस। और यही चीज आप एक ये भी डिस्कस करिए कि अगर हम चेन लेंथ सेम रखें लेकिन हैलोजन बदलते हैं, चेन लेंथ सेम रखें हैलोजन बदलते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखो अगर हम चेन लेंथ सेम रखते हैं आर एफ
RCl, RBr और RI, इन चारों को कंपेयर करें, कीपिंग द चेन लेंथ सेम बट वेरिएशन इन हैलोजेंस, हैलोजेंस अलग अलग लगाते जाएं, तो भी बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया और मोलर मास पे ही डिपेंड करेगा। यहाँ पे आयोडीन का साइज बड़ा होता है एज वेल एज आयोडीन का मास हाई होता है, तो आयोडाइड्स के केस में वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर अल्काइल हैलाइड, तो बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़े। तो यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स स्पेसिफिकली याद रखिए, दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो सरफेस एरिया और एक मोलर मास। समझ रहे हैं आप इस चीज को? Yes. यस सर। यस तो लिखिए, लिखिए इसके बारे में, दोनों पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, for the same halogen, for the same halogen, the boiling point increase, the boiling point increase with the increase in chain length, with the increase in chain length due to an increase in the surface area as well as the molar mass, increase in the surface area as well as the molar mass of molecule. Surface area as well as the molar mass of molecule. Next line में लिखिए, similarly for different halogens in same chain length, for different halogens in same chain length, for different halogens in same chain length, the boiling point will increase, the boiling point will increase with the increase in size of halogen, with the increase in size of halogen. और ये नोट कर लीजिए आप, ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा इस ऑर्डर में। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक सबने? यस। देखो मैं जो दूसरी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, द सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। हाँ जी सर, अल्काइल हैलाइड्स में अगर पोलर बन रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो सर आरएफ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ की ज्यादा है, तो वो ज्यादा पोलर होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल बॉन्ड नहीं बनाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के ऊपर डोमिनेट करता है सरफेस एरिया। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ये जो चेन लेंथ है, मान लो ये चेन लेंथ मैं बढ़ाता चला जाता हूं, ध्यान से सुनना। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? शशांक। शशांक, जो पोलैरिटी होती है ना, दैट इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। पोलैरिटी सिर्फ शुरू के एक बॉन्ड पे रिस्ट्रिक्ट रहती है, ठीक है? पोलैरिटी पूरे में ट्रेवल नहीं करती, और वो ट्रेवल करती भी है तो 2-3 कार्बन बाद फेड हो जाती है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो हमें एंटायर मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस करना है ना, एंड व्हेन वी आर कंसीडरिंग दैट एंटायर मॉलिक्यूल, तो सरफेस एरिया और मोलर मास एज अ डोमिनेटिंग फैक्टर आता है, ठीक है, जो पोलैरिटी के ऊपर भी डोमिनेट करता है। ओवरऑल फैक्टर ये रहता है कि सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा, वो चाहे पोलर कम हो, लेकिन अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ओवरऑल वो बॉइलिंग पॉइंट में लीड करे। समझ रहे हो आप इस चीज को शशांक? यस सर। हाँ, देखो सॉल्युबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, बोलो। और सर ये लाइक डिसॉल्व वाला, लाइक वाला कॉन्सेप्ट भी वो करता है ना, एक्सेप्शन?
मैं अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए सॉल्युबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सॉल्युबिलिटी में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। आप सबसे पहले मुझे बताइए, ये अल्काइल हैलाइड है, ये वाटर है, दिस इज वाटर, ठीक है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। आप यू ऑल नो कि वाटर पोलर होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। RX भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, RX पे पार्शियल नेगेटिव एंड R पे पार्शियल पॉजिटिव। तो पहले आप लोग बताइए, स्पेशली वो लोग बताइए जिन्होंने अपने स्कूल में ऑर्गेनिक पढ़ ली, ये चैप्टर पढ़ ली, स्पेशली वो लोग बताइए क्या पढ़ा आप लोगों ने। अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते, बताओ। अनन्या सिंघल, आप बताइए। अनन्या सिंघल, संस्कृति आप बताइए। शुभम चौधरी, आप बताओ आपने क्या पढ़ा। सर अल्काइल हैलाइड्स नहीं होते हैं सॉल्युबल वाटर में, या फिर बहुत बहुत कम होते हैं, मतलब लिटिल टू नो सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट। लेकिन शुभम, क्या ये सॉल्युबल होने चाहिए थे? इनसे एक्सपेक्टेड था कि दे शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। यस सर। why we expected them to be soluble in water? क्यों expected था इनसे वाटर में soluble होना? बिकॉज द पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब डाइपोल बना रहता है, एंड वाटर में भी H2O also contains polar molecules, so due to the polar bonds बनने चाहिए थे, and due to that interaction it should have been soluble. Exactly. देखिए सब लोग ध्यान से सुनिएगा, we expect alkyl halides to be soluble in water, at least we expect। वो होते हैं या नहीं होते वो हम देखेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि उन्हें वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग एक फ्रेज पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए ये हमारा पोलर सॉल्यूट है, अल्काइल हैलाइड्स पोलर हैं, इन पे चार्ज सेपरेशन है। वाटर भी पोलर है, वाटर में भी चार्ज सेपरेशन है। और जब पोलर चीजों को पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व करा जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। सो हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि अल्काइल हैलाइड्स वाटर में रेडिली सॉल्युबल होने चाहिए, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली कर देखा तो पता चला कि अल्काइल हैलाइड्स आर वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं होते, बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी कि जब मैं बोलता हूं कि अल्काइल हैलाइड्स बहुत कम सॉल्युबल होती हैं, तो कम सॉल्युबल होने से क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि अल्काइल हैलाइड कम सॉल्युबल होते हैं, इसका क्या मतलब है? या तो कोई चीज वाटर में सॉल्युबल होती है, हाँ बोलो बोलो। नेग्लिजिबल। पार्शियली सॉल्युबल का भी क्या मतलब होता है वंशिका? कैन यू टेल मी पार्शियली सॉल्युबल मतलब क्या है? देखिए जब हम बोलते हैं ना कि समथिंग इज वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो बेसिकली उसका मतलब होता है कि उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाएगी। मतलब बहुत सारा पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है 5-6 स्पून पानी में डिसॉल्व हो गया, जस्ट एक पिंच ऑफ सॉल्ट आपने पानी में डाला, पिंच ऑफ अल्काइल हैलाइड पानी में डाला और बस वो सैचुरेटेड हो गया। अब अगला पिंच आप डिसॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। सो व्हेन समथिंग इज वेरी स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, दैट मींस इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत कम पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ, बाकी सारा नीचे बैठने लगा। और अगर बहुत ज्यादा देर तक पानी में डिसॉल्व होता रहता तो हम बोलते हैं हाईली सॉल्युबल। समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। तो अब ये फाइंड आउट करते हैं कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि इन्हें सॉल्युबल होना चाहिए वाटर के अंदर, बट व्हाई दे आर एक्चुअली वेरी लेस सॉल्युबल? क्यों होते हैं ये कम सॉल्युबल वाटर के अंदर? ठीक है, तो देखिए इसका रीजन अनन्या शर्मा आप बताइए मुझे, क्या पढ़ाया गया आप लोगों को स्कूल में कि अल्काइल हैलाइड्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर? व्हाई? नो आइडिया सर। देखो सर देखिए, हाँ बोलो। सर हमें ये पढ़ाया गया कि
सॉरी सर वो म्यूट हो गया कि सर जो हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स होते हैं वो पोलर तो होते हैं लेकिन वो एच बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग एच बॉन्ड होते हैं वो उनको ब्रेक भी नहीं करते हैं, तो इसलिए वो सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन वो ऑर्गेनिक में इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म कर लेते हैं और वो सिमिलर होते हैं एग्जिस्टिंग उनके फोर्सेस के। देखो बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा श्रेया, अनन्या एंड एवरीबॉडी एल्स। देखो सबसे पहले तो सॉल्युबल का मतलब समझो। सॉल्युबल का मतलब होता है कि एल्काइल हैलाइड को वाटर में एट रूम टेम्परेचर अगर मैं मिला रहा हूं ना, रूम टेम्परेचर पे पानी के अंदर मैं एल्काइल हैलाइड मिला रहा हूं तो वो सॉल्युबल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे गर्म करके इसे डिसॉल्व करना पड़ रहा है तो गर्म करके डिसॉल्व होना इज नॉट कंसिडर्ड एज सॉल्युबिलिटी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एल्काइल हैलाइड को वाटर में गर्म करके डिसॉल्व करोगे, इफ यू विल हीट देम एंड देन यू विल डिसॉल्व, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। गर्म करने पे ये डेफिनेटली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं। सो व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन रूम टेम्परेचर, व्हाई दे कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड अपॉन हीटिंग, उसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखो एल्काइल हैलाइड के साथ ऑलरेडी डायपोल इंटरैक्शन बना रहा है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट में आपको दिख रहा है कि बी इंटरैक्शंस बने हुए, दिस इज सॉल्यूट, इसमें बी इंटरैक्शन पहले से बने हुए। ये हमारा वाटर है, HOH, फिर एक और HOH, फिर एक और HOH। वाटर में आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए, AA इंटरैक्शंस, ठीक है। तो जब तक आपने दोनों को मिक्स नहीं करा, वाटर 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 आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, एल्काइल हैलाइड आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब जब आप इन्हें इसके अंदर मिक्स करते हो, जब आप एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो होना क्या चाहिए कि एल्काइल हैलाइड का इंटरैक्शन टूटना चाहिए, वाटर का इंटरैक्शन टूटना चाहिए, और एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में नया इंटरैक्शन बनना चाहिए। अगर ये पुराने इंटरैक्शन आराम से टूट जाते हैं और नया इंटरैक्शन बन जाता है तो चीजें सॉल्युबल होंगी। लेकिन अगर पुराने इंटरैक्शन ही ना टूट पाए तो फिर नए इंटरैक्शन बनेंगे कैसे? जब तक ए इंटरैक्शंस ब्रेक नहीं होंगे तब तक ए बी इंटरैक्शन तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है। अब ये जो ए इंटरैक्शंस हैं, इन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एवरी इंटरैक्शन, एवरी फोर्स नीड्स सम एनर्जी टू बी ब्रोकन, ठीक है। अब वो एनर्जी दो तरह से अराइज हो सकती है, या तो आप बाहर से गर्म कर दो, गर्म करने से बॉन्ड टूट जाएंगे और वाटर एल्काइल हैलाइड के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन गर्म करके डिसॉल्व करना इज नॉट सॉल्युबल, ठीक है। तो फिर दूसरा सोर्स क्या है एनर्जी का? दूसरा सोर्स ये है कि जब एल्काइल हैलाइड और वाटर आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए, ये ध्यान से सुनना, हमें वाटर इंटरैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आए? तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एक बार जब एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ इंटरैक्शन बनाएगा तो एल्काइल हैलाइड वाटर इंटरैक्शन बनने पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और अगर वो रिलीज एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, पुराने बॉन्ड को, तो पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, एल्काइल हैलाइड वाटर इंटरैक्शन, एल्काइल हैलाइड और वाटर इंटरैक्शन से अगर इतनी सफिशिएंट एनर्जी निकल जाती कि वो पुराने वाटर इंटरैक्शन को ब्रेक कर पाती, तो हमें बाहर से एनर्जी के सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंटरनली सब कुछ रीअरेंज हो जाता और एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ये याद रखिएगा कि एल्काइल हैलाइड वाटर इंटरैक्शन से कम एनर्जी रिलीज होती है, and that lesser amount of energy is not sufficient to break the already existing hydrogen bond between the water molecules, और जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक वाटर एल्काइल हैलाइड के साथ मिक्स नहीं होगा। तो एल्काइल हैलाइड पोलर तो हैं, but in spite of their polar nature they are not soluble in water, they are very sparingly soluble in water because the energy released during alkyl halide water interaction is not sufficient to break the water interaction. आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। सबको, किसी को भी एक को भी कंफ्यूजन नहीं है? सर यस सर, वाटर का सर बॉन्ड तोड़ने के लिए सर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सर कुछ तो बॉन्ड्स टूटे होंगे वाटर के सर, तभी तो वो एनर्जी रिलीज होगी। बट आप कह रहे हैं कि सर वाटर के बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं, एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है। मतलब कुछ तो बॉन्ड्स टूटे होंगे, मतलब सर आप कह रहे हैं कि बीबी और एए इंटरेक्शंस थोड़े बहुत बने होंगे बट फिर एनर्जी रिलीज हुई होगी। एक्चुअली देखो, जो भी प्रोसेस होता है ना अनन्या, ये प्रोसेस
आपको पढ़ाते वक्त आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि पहले ये बॉन्ड टूटेंगे, उधर के ये बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए बॉन्ड बनेंगे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरीथिंग गोज ऑन साइमल्टेनियसली इन द सॉल्यूशन। हर चीज साइमल्टेनियस होती है। आप इमेजिन करो कि ये वाटर वाटर इंटरेक्शन ऑलरेडी बना रहे, दिस इज वाटर वाटर इंटरेक्शन एंड ये एक अल्काइल हैलाइड है। अब ये अल्काइल हैलाइड जैसे जैसे धीरे 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 वाटर के पास आता जाएगा, तो इस X नेगेटिव और इस H पॉजिटिव के पास आने से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वही रिलीज एनर्जी इस बॉन्ड को कंपेंसेट करने में यूज होनी चाहिए। जैसे जैसे अल्काइल हैलाइड वाटर मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, तो इनके पास आने से कुछ एनर्जी निकलनी चाहिए, और वो निकलने वाली एनर्जी अगर सफिशिएंटली इतनी ज्यादा है कि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाए, तो अल्काइल हैलाइड बहुत अच्छी तरह सॉल्युबल हो जाएंगे पानी में। लेकिन अगर वो एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, तो वो कम एनर्जी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाएगी। जब चारों तरफ से इसे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे ना, एक अल्काइल हैलाइड इधर से भी आएगा, एक अल्काइल हैलाइड इधर से भी आएगा, तो जब अल्काइल हैलाइड वाटर को चारों तरफ से सराउंड करते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाएगी, जिसकी वजह से ओनली सम अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड वुड बी सॉल्युबल इन वाटर, बट एंटायर अल्काइल हैलाइड विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अल्काइल हैलाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होती है। एक बार फिर से सुन लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, ये बॉन्ड अभी टूटा नहीं, ठीक है, साइमल्टेनियस इसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये अल्काइल हैलाइड और वाटर बॉन्ड अभी बनना है, तो इसका बनना और इसका टूटना साइमल्टेनियसली अचीव होना चाहिए और इंटरकंपेंसेटरी होना चाहिए। यहां से जो एनर्जी, वही एनर्जी इस बॉन्ड को एंटायरली तोड़ने के काम आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड वाटर इंटरेक्शन एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और वाटर वाटर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एक वीकर इंटरेक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक अ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। और सारे, जब तक एंटायरली वाटर वाटर के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट जाते या ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट जाते, तब तक बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के साथ इंटरैक्ट कर जाएंगे। सम अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड विल बी सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा अल्काइल हैलाइड जो आपने पानी में डाला सभी डिसॉल्व हो जाए, तो फिर ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने चाहिए, और उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, जो अल्काइल हैलाइड वाटर इंटरेक्शन से नहीं हो रही। अनन्या, अगर अभी भी चीज नहीं समझ में आई ना, तो मुझे दोबारा बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा, बट कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सेम लोगों वे को। में है जैसे हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी का रिलीज होना। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके सर। जहां पे भी इंटरकंपेंसेटरी होता है ना, जहां पे भी एक चीज की एनर्जी दूसरे में कंपेंसेट होने वाली होती है, ऐसे सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। वो सब कुछ हैंड टू हैंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले एक बॉन्ड टूट गया फिर बाद में दूसरा बॉन्ड बना, ऐसा नहीं। दिस इज ऑल गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। ओके सर। सब लोगों से पूछ रहा हूं, एक बार फिर बताइए मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मैं लिखवाऊंगा ना, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा, लेकिन डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। नो सर। लिखिए सॉल्युबिलिटी हेडिंग डाल रखी है आपने, इसके अंदर लिखिए although alkyl halides being polar molecules, alkyl halides being polar molecules are expected to be soluble in water, alkyl halides being polar molecules are expected to be soluble in water, but actually they are just sparingly soluble in water, since the energy released during alkyl halide water interaction
alkyl halide water interaction is not sufficient. एक्सक्यूज मी सर. Yes, Kashvi. सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरे नेटवर्क चले गए थे. शुरू से स्टार्टिंग से यस सर. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. देखिए, although alkyl halides being polar molecules, are expected to be soluble in water, but actually they are just sparingly soluble. Since the energy released during the alkyl halide water interaction is not sufficient. Alkyl halide water interaction is not sufficient to break the water interactions. Not sufficient to break the water interactions. बताइए, काशवी हो गया पूरा? यस सर. ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने इन दो चीजों पे ध्यान देना है. अब आता है मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स. बहुत वास्ट पोर्शन है, सारा कुछ मेन जो कंटेंट है ना वो इसी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर है. प्रिपरेशंस भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट. एक हेडिंग डालिए सब लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स. आज तो हेडिंग ही डाल लो, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. कोई भी क्लासेस मिस मत करिएगा. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, जस्ट हेडिंग डाल लीजिए. विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके सर. ओके, यस सर. थैंक यू सर. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड डे सर. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you.